विद्युत आवेश तथा क्षेत्र NCERT रीडिंग। हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लेषित वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियों देखने का अनुभव होगा। क्या आपने कभी इस परिघटना का स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया? विद्युत विसर्जन का एक अन्य सामान्य उदाहरण आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देना है। विद्युत झटके के संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है जब हम किसी कार का दरवाज़ा खोलते हैं अथवा जब हम अपनी बस की सीट पर खिसकने के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। इन अनुभवों को होने के कारण हमारे शरीर में से होकर उन विद्युत आवेशों का विसर्जन होना है जो विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि यह विद्युत आवेश स्थिर विद्युत के उत्पन्न होने के कारण इस अध्याय तथा अगले अध्याय में भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। स्थिर से तात्पर्य है वह सब कुछ जो समय के साथ परिवर्तित अथवा गतिमय नहीं होते। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करेंगे। विद्युत आवेश इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईसा पूर्व हुई इस तथ्य की खोज का श्रेय कि ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ग्रीस देश के मिलेट्स के निवासी थेल्स को जाता है। इलेक्ट्रिसिटी शब्द भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है एम्बर। उस समय पदार्थ को ऐसे बहुत से युगल ज्ञात थे जो परस्पर रगड़े जाने पर भूसे के तिनकों, सरकंडे की गोलियों, कागज के छोटे टुकड़ों आदि हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेते हैं। चित्र 1.1 छड़ें सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कांच की छड़ और रेशम का धागा लेते हैं, दोनों पॉजिटिव आवेश है। प्लास्टिक की छड़ रेशम का धागा और प्लास्टिक की छड़ रेशम के धागे को प्लास्टिक की छड़ से लिपेटते हैं और फिर यह दोनों नेगेटिव आवेशित है। उसके बाद में प्लास्टिक की छड़ और रेशम का धागा और कांच की छड़, यह दोनों जिनमें कांच की छड़ पॉजिटिव चार्ज, प्लास्टिक की छड़ नेगेटिव चार्ज है। यह भी प्रेक्षित किया गया कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के निकट लाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। चित्र 1.1 ऊन के वे लकड़ियाँ अथवा रेशम के कपड़े के वे टुकड़े जिनमें से इन छड़ों को रगड़ा गया वे भी परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु कांच की छड़ तथा ऊन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार बिल्ली के समूह से रगड़ी हुई दो प्लास्टिक की छड़ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। चित्र 1.1 बी परंतु समूह को आकर्षित करती है। इसके विपरीत प्लास्टिक की छड़ कांच की छड़ों को आकर्षित करती है। चित्र 1.1 सी तथा सिल्क अथवा ऊन जिसे कांच की छड़ों को रगड़ा गया था को प्रतिकर्षित करती है। कांच की छड़ समूह को प्रतिकर्षित करती है। वर्षों के प्रयास तथा सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों एवं उनके विश्लेषणों द्वारा सरल प्रतीत होने वाले ये तथ्य स्थापित हो पाए। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए बहुत से सावधानीपूर्वक अध्ययनों के पश्चात यह निष्कर्ष निकल गया कि एक राशि होती है जिसे विद्युत आवेश कहते हैं और यह केवल दो प्रकार के ही हो सकते हैं। विद्युत आवेश कहलाने वाली राशि के केवल दो प्रकार ही होते हैं। हम कहते हैं कि प्लास्टिक एवं कांच की छड़, रेशम, समूर, सरकंडे की गोलियां आदि पिंड विद्युन्मय हो गए। रगड़ने पर ये विद्युत आवेश अर्जित कर लेते हैं। आवेश दो प्रकार के हैं तथा हम यह पाते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है आवेश की ध्रुवता कहलाता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ एक प्रकार का आवेश अर्जित करती है तथा रेशम दूसरी प्रकार का आवेश अर्जित करती है। यह उन पर सभी वस्तुओं के युगल के लिए सत्य है जो विद्युन्मय होने के लिए परस्पर रगड़े जाते हैं। अब यदि विद्युन्मय कांच की छड़ को उस रेशम के संपर्क में लाते हैं जिससे उसे रगड़ा गया था तो वे अब एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते। ये अब अन्य हल्की वस्तुओं को भी आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित नहीं करते जैसा कि ये विद्युन्मय होने पर कर रहे थे। इस प्रकार रगड़ने के पश्चात वस्तुओं द्वारा अर्जित आवेश आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में लाने पर लुप्त हो जाता है। इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह तो केवल इतना बताता है कि वस्तुओं द्वारा अर्जित विजातीय आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल
कर देते हैं। इसीलिए अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनात्मक तथा ऋणात्मक कहा। परिपाटी के अनुसार कांच की छड़ अथवा बिल्ली के समूह पर आवेश धनात्मक कहलाता है तथा प्लास्टिक की छड़ अथवा रेशम पर आवेश नेगेटिव कहलाता है। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह वस्तु विद्युन्मय अथवा आविष्ट कही जाती है। जब उस पर कोई आवेश नहीं होता है तो उसे अनावेशित कहते हैं। आवेश की उपस्थिति के संसूचन के लिए एक सरल उपकरण स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है। चित्र 1.2a। इसमें एक बॉक्स में धातु की एक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है जिसके नीचे सिरे पर सोने के वर्क की 2 पट्टियां बांधी होती है। जब कोई आवेशित वस्तु छड़ के ऊपरी सिरे को छूती है तो छड़ में होता हुआ आवेश सोने के वक्रों पर आ जाता है और वे एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। आवेश जितना अधिक होता है वक्रों के निचले सिरों के बीच उतनी ही अधिक दूरी हो जाती है। कांच की खिड़की, स्वर्ण पत्र, धातु की घुंडी, रबड़। आइए अब यह समझें कि द्रव से बनी वस्तुएं क्यों आवेश को अर्जित करती है। सभी पदार्थ परमाणु अथवा अणुओं से बने होते हैं। यद्यपि वस्तुएं सामान्यतः विद्युत उदासीन होती है, उनमें आवेश तो होते हैं परंतु उनके ये आवेश ठीक ठीक संतुलित होते हैं। अणुओं को संभालने वाला रासायनिक बल, ठोसों के परमाणुओं को एक साथ थामे रखने वाले बल, गोंद का आसंजक बल, पृष्ठ तनाव से संबंधित बल, इन सभी बलों की मूल प्रकृति विद्युतीय है और ये आवेशित कणों के बीच लगने वाले विद्युत बलों से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय बल सर्वव्यापी है और यह हमारे जीवन से संबंध प्रत्येक क्षेत्र में सम्मिलित है। अतः यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार के बल के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करने के लिए हमें उससे एक प्रकार के आवेश को जोड़ने अथवा हटाने की आवश्यकता होती है। जब हम यह कहते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है तो हम सदैव ही इस आवेश के आधिक्य अथवा अभाव का उल्लेख करते हैं। ठोसों में कुछ इलेक्ट्रॉन परमाणु में कम कसकर आबद्ध होने के कारण वे आवेश होते हैं जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार कोई वस्तु अपने कुछ इलेक्ट्रॉन खोकर धनावेशित हो जाती है। इसी प्रकार किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देकर ऋणावेशित भी बनाया जा सकता है। जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार छड़ धनावेशित तथा रेशम ऋणावेशित हो जाता है। रगड़ की प्रक्रिया में कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता। साथ ही स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की तुलना में बहुत छोटी अंश होती है। 1.3 चालक तथा विद्युतरोधी। कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं जबकि कुछ अन्य ऐसे नहीं करते। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें ऐसे विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पदार्थ के भीतर गति के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र होते हैं। धातुएं, मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी चालक है। कांच, पार्सेलेन, प्लास्टिक, नायलॉन, लकड़ी जैसे अधिकांश अधातु अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती है। इन्हें विद्युतरोधी कहते हैं। अधिकांश पदार्थ ऊपर वर्णित इन 2 वर्गों में से किसी एक में आते हैं। जब कुछ आवेश किसी चालक पर स्थानांतरित होते हैं तो वह तुरंत ही उस चालक के समस्त पृष्ठ पर फैल जाते हैं। इसके विपरीत यदि कुछ आवेश किसी विद्युतरोधी को दे तो वह वहीं पर रहता है। ऐसा क्यों होता है यह आप अगले अध्याय में सीखेंगे। एक तीसरी श्रेणी जिसे अर्धचालक कहते हैं आवेश की गति में अवरोध उत्पन्न करती है। इस अवरोध का परिमाण चालकों तथा विद्युतरोधियों के मध्यवर्ती होता है। पदार्थ का यह गुण हमें बताता है कि सूखे बालों में कंघी करने अथवा रगड़ने पर नायलॉन या प्लास्टिक की कंघी क्यों आवेशित हो जाती है परंतु धातु की वस्तुएं जैसे चम्मच आवेशित क्यों नहीं होती। धातुओं से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर धरती में हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि धातु तथा हमारा शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक होते हैं परंतु यदि धातु की छड़ पर लकड़ी अथवा प्लास्टिक का हैंडल लगा है और उसके धातु के भाग को स्पर्श नहीं किया गया है तो वह आवेशित होने का संकेत दे देती है। 1.4 विद्युत आवेश के मूल गुण। हमने यह देखा कि
दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश, तथा इनमें एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ति होती है। अब हम यह विद्युत आवेश के अन्य गुणों का वर्णन करेंगे। यदि आवेशित वस्तुओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम होता है तो हम उन्हें बिंदु आवेश मानते हैं। यह मान लिया जाता है कि वस्तु संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदु पर संकेंद्रित है। 1.4.1 आवेशों की योज्यता। अब तक हमने आवेश के परिमाणात्मक परिभाषा नहीं दी। इसे हम अगले अनुभाग में समझेंगे। अंतरिम रूप में हम यह मानेंगे कि ऐसा किया जा सकता है और फिर आगे बढ़ेंगे। यदि किसी निकाय में दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है तो निकाय का कुल आवेश Q1 तथा Q2 के बीजगणितीय से जोड़ने पर प्राप्त होता है, अर्थात आवेशों को वास्तविक संख्याओं की भांति जोड़ा जा सकता है अथवा आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि है। यदि किसी निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3, Qn है तो निकाय का कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश Qn है। आवेश का द्रव्यमान की भांति ही परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तथापि आवेश तथा द्रव्यमान में एक अंतर है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है जबकि कोई आवेश या तो धनात्मक हो सकता है अथवा ऋणात्मक। किसी निकाय के आवेश का योग करते समय उनके उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करना होगा। उदाहरण, किसी निकाय में किसी यादृच्छिक मात्रक में मापे गए 5 आवेश +1 +2 -3 +4 तथा -5 है, तब उसी मात्रक के निकाय का कुल आवेश +1 +2 -3 +4 -5 बराबर -1 है। विद्युत आवेश संरक्षित है। हम इस तथ्य की ओर पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जब वस्तुएं रगड़ने पर आवेशित होती है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। कोई नया आवेश उत्पन्न नहीं होता है और न ही आवेश नष्ट होता है। विद्युतीय आवेश युक्त कणों को दृष्टि में लाए तो हमें आवेश के संरक्षण की धारणा समझ में आएगी। जब हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु जितना आवेश प्राप्त करती है दूसरी वस्तु उतना आवेश खोती है। बहुत सी आवेशित वस्तुओं के किसी वियुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योन्य क्रियाओं के कारण आवेश पुनः वितरित हो सकते हैं, परंतु यह पाया गया कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण को प्रायोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है। यद्यपि किसी प्रक्रिया में आवेशवाही कण उत्पन्न अथवा नष्ट किए जा सकते हैं, परंतु किसी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन्न करना अथवा नष्ट करना संभव नहीं है। कभी कभी प्रकृति आवेशित कण उत्पन्न करती है। कोई न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर परिमाण में समान एवं विजातीय विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं तथा इस रचना से पूर्व और रचना के पश्चात का कुल आवेश शून्य होता है। विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। प्रायोगिक रूप से यह स्थापित किया गया कि सभी मुक्त आवेश परिमाण में आवेश की मूल इकाई, जिसे ई द्वारा दर्शाया जाता है, के पूर्णांक गुणज होते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु के आवेश को सदैव इस प्रकार Q बराबर m e से लिखते हैं। यह n कोई धनात्मक अथवा ऋणात्मक पूर्णांक है। आवेश की यह मूल इकाई इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का परिमाण है। परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को ऋणात्मक मानते हैं, इसीलिए किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव तथा प्रोटॉन पर आवेश पॉजिटिव द्वारा व्यक्त करते हैं। विद्युत आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इस तथ्य को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। भौतिकी में ऐसी बहुत सी अवस्थाएं हैं जहाँ कुछ भौतिक राशियाँ क्वांटीकृत हैं। आवेश के क्वांटीकरण का सुझाव सर्वप्रथम अंग्रेजी प्रयोगकर्ता फेराडे द्वारा खोजे गए विद्युत अपघटन के प्रायोगिक नियमों से प्राप्त हुआ। सन 1912 में मिल्किन ने इसे वास्तव में प्रायोगिक रूप में निदर्शित किया। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। SI में आवेश का मात्रक कूलाम होता है, प्रतीक C होता है। एक कूलाम को विद्युत धारा के मात्रक के पदों में परिभाषित किया जाता है, जिसके विषय में आप अगले अध्याय में सीखेंगे। इस परिभाषा के अनुसार एक कूलाम वह आवेश है जो किसी तार में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करता है। भौतिकी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 11 भाग 1 का अध्याय 1 देखिए। इस प्रणाली में आवेश की मूल इकाई 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम होती है। इस प्रकार -1 कूलाम आवेश में लगभग 6 × 1018 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में इतने विशाल परिमाण के आवेश से यदाकदा ही समानता
सामना होता है। इसीलिए हम इसे छोटे मात्रा को 1 माइक्रोकूलाम 10⁻⁶ अथवा मिलीकूलाम 10⁻³ का उपयोग करते हैं। यदि केवल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन ही विश्व में आवेशों के मूल मात्रक हैं तो सभी प्रेक्षित आवेशों को इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होना चाहिए। इस प्रकार यदि किसी वस्तु में n1 इलेक्ट्रॉन तथा n2 प्रोटॉन है तो उस वस्तु पर कुल आवेश n2 × e प्लस n1 × -e बराबर n2 - n1 ब्रैकेट e। चूँकि n1 तथा n2 पूर्णांक है, इनका अंतर भी एक पूर्णांक है। अतः किसी वस्तु पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन के चरणों में ही घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है। किंतु मूल मात्रक e का साइज बहुत छोटा होता है और स्थूल स्तर पर हम कुछ माइक्रोकूलाम के आवेशों को व्यवहार में लाते हैं। इस पैमाने पर यह तथ्य दृष्टिगोचर नहीं होता कि किसी वस्तु का आवेश इलेक्ट्रॉन के मात्रकों में घट अथवा बढ़ सकता है। आवेश की कणिकीय प्रकृति लुप्त हो जाती है और यह सतत प्रतीत होता है। इस स्थिति की तुलना बिंदु तथा रेखा की ज्यामितीय परिकल्पनाओं से की जा सकती है। दूर से देखने पर कोई बिंदुगत रेखा हमें सतत प्रतीत होती है, परंतु वह वास्तव में सतत नहीं होती। जिस प्रकार एक दूसरे के अत्यधिक निकट के बहुत से बिंदु हमें सतत रेखा का आभास देते हैं, उसी प्रकार एक साथ लेने पर बहुत से छोटे आवेश का संकलन भी सतत आवेश वितरण जैसे दिखाई देता है। स्थूल स्तर पर हम ऐसे आवेशों से व्यवहार करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में परिमाण में अत्यधिक विशाल होते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम परिमाण में 1 माइक्रोकूलाम आवेश में 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का लगभग 10⁻13 गुना आवेश होता है। इस पैमाने पर यह तथ्य है कि किसी वस्तु में आवेश की कमी अथवा वृद्धि केवल इलेक्ट्रॉनों के मात्रकों में ही हो सकती है, इस कथन से सर्वथा भिन्न नहीं है कि आवेश सतत मान ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार स्थूल स्तर पर आवेशों के क्वांटीकरण का कोई व्यावहारिक महत्व नहीं है तथा इसकी उपेक्षा की जा सकती है। सूक्ष्म स्तर पर जहाँ आवेश के परिमाण इलेक्ट्रॉन के कुछ दशक अथवा कुछ शतक कोटि के होते हैं, अर्थात जिनकी गणना की जा सकती है, वहाँ पर आवेश विविक्त प्रतीत होते हैं तथा आवेशों के क्वांटीकरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अतः यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि किस परिमाण के आवेश की बात हो रही है। उदाहरण 1.1 और 1.2 करना है। उसके बाद में कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगे बल के विषय में एक मात्रात्मक प्रकथन है। जब आवेशित वस्तुओं के साइज उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में बहुत कम होते हैं तो ऐसी आवेशित वस्तुओं में साइजों की उपेक्षा की जा सकती है और उन्हें बिंदु आवेश माना जा सकता है। कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के बीच लगे बल की माप की और यह पाया कि यह बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है तथा यह दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इस प्रकार यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 के बीच निर्वात में पृथक्करण R है तो इनके बीच लगने वाला बल F होता है। F बराबर K Q1 Q2/R² होता है। अपने प्रयोगों। चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलाम 1736 से 1806। फ्रांसीसी भौतिकविद कूलाम ने वेस्ट इंडीज में एक फौजी इंजीनियर के रूप में अपना कैरियर आरंभ किया। सन 1776 में वे पेरिस लौट आए तथा एक छोटी सी संपत्ति बनाकर एकांत में अपना शोध कार्य करने लगे। बल के परिमाण को मापने के लिए इन्होंने एक ऐंठन तुल्ला का आविष्कार किया और इसका उपयोग इन्होंने छोटे आवेशित गोलों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बलों को ज्ञात करने में किया। इस प्रकार सन 1785 में ये व्युत्क्रम वर्ग नियम को खोज पाए जिसे आज कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम का पूर्व अनुमान प्रिस्टेल तथा कैवेंडिश ने लगा लिया था, परंतु कैवेंडिश ने अपने परिमाण कभी प्रकाशित नहीं किए। कूलाम ने सजातीय तथा विजातीय चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाले व्युत्क्रम वर्ग के नियमों का भी पता लगाया। अपने प्रयोगों से किस प्रकार कूलाम इस नियम तक पहुँचे। कूलाम ने धातु के दो आवेशित गोलों के बीच लगने वाले बल की माप के लिए ऐंठन तुल्ला का उपयोग किया। जब दो गोलों के बीच पृथक प्रत्येक गोले की त्रिज्या की तुलना में बहुत अधिक होता है तो प्रत्येक आवेशित गोले को बिंदु आवेश मान सकते हैं। तथापि आरंभ करते समय गोलों पर आवेश अज्ञात थे
तब वह किस प्रकार समीकरण 1.1 जैसे संबंध की खोज पाए। गुलाम ने निम्नलिखित सरल उपाय सोचा। मान लीजिए धातु के गोले पर आवेश Q है। यदि इस गोले को इसके सर्वसम किसी अन्य अनावेशित गोले के संपर्क में रख दे तो आवेश Q दोनों गोलों पर फैल जाएगा। सममिति के अनुसार प्रत्येक गोले पर Q/2 आवेश आ जाएगा। इस प्रक्रिया को दोहराना हम Q/2 Q/4 आदि आवेश प्राप्त कर सकते हैं। कूलाम ने आवेशों के नियम युगल के लिए दूरियों में परिवर्तन करके विभिन्न दूरियों के लिए बल की माप की। तत्पश्चात उन्होंने प्रत्येक युगल के लिए दूरी नियत रखकर युगलों के आवेश में परिवर्तन किया। भिन्न दूरियों पर आवेश के विभिन्न युगल के लिए बलों की तुलना करके कूलाम समीकरण 1.1 के संबंध पर पहुँचे। कूलाम नियम, जो एक सरल गणितीय कथन उस तक आरंभ में ऊपर वर्णित प्रयोग के आधार पर पहुँच गया, यद्यपि इन मूल प्रयोगों ने इसे स्थूल स्तर पर स्थापित किया, अवप्रमाणुक स्तर r=10⁻⁻10 मीटर तक भी इसे स्थापित किया जा चुका है। कूलाम ने अपने नियम की खोज बिना आवेशों के परिमाण के सही संज्ञान के की थी। वास्तव में इसे विपरीत अनुप्रयोग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कूलाम के नियम का उपयोग हम आवेशों के मात्रकों को परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं। समीकरण 1.1 के संबंध में अब तक k का मान यादृच्छिक है। हम k के लिए किसी भी धनात्मक मान का चयन कर सकते हैं। k का चयन आवेशों के मात्रक का साइज निर्धारित करता है। असाई मात्रकों में k का मान लगभग 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर है। इस चयन के फलस्वरूप आवेशों का जो मात्रक प्राप्त होता है उसे कूलाम कहते हैं, जिसकी परिभाषा हमने पहले अनुच्छेद 1.4 में दे दी है। समीकरण 1.1 में k का यह मान रखने पर हम यह पाते हैं कि Q1 = Q2 = 1 कूलाम, R = 1 मीटर, F = 9×10⁹ न्यूटन होता है। अर्थात 1 कूलाम वह आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश को 9×10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे। स्पष्ट रूप से एक व्यवहारिक कार्यों के लिए आवेश का बहुत बड़ा मात्रक स्थिर वैद्युतिकी में व्यवहार में इसके छोटे मात्रकों जैसे 1 माइक्रोकूलाम, 1 मिलीकूलाम तथा 1 माइक्रोकूलाम का उपयोग किया जाता है। एटम तुलना बल मापने की यह सुग्राही युक्ति है। इस तुलना का उपयोग बाद में कैवेंडिश ने दो पिंडों के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल की माप के लिए भी करके न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को सत्यापित किया। इसमें आवेशों की योज्यशीलता तथा आवेशों के संरक्षण की अवधारणाएं अंतर्निहित है। दो आवेश प्रत्येक Q/2 के संयोजन से कुल आवेश Q बनता है। बाद की सुविधा के लिए समीकरण 1.1 के नियतांक k को प्रायः k = 1/4πε0 लिखते हैं, जिससे कूलाम नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। F = 1/4πε0 Q1 Q2 का परिमाण अपॉन r²। ε0 को मुक्त प्रकाश या निर्वात की विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। असाई मात्रक में ε0 माना